हेलो एवरीवन, आई एम आदर्श कृष्णा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और इस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके सभी के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में आज हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड वो फॉर्म होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है वो जो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। मतलब क्या होता है कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कभी भी मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होते, वो शेयरिंग, मतलब कि ये अब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को देता है और दूसरा एटम अपना कुछ इलेक्ट्रॉन पहले एटम को देता है। ठीक है, मतलब कोई भी पूरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं देता। तो इसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। आपको मैंने बताया है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही है हमारा फ्लोरीन गैस F2। तो इसी के बॉन्ड फॉर्मेशन के एग्जांपल के साथ हम कोवलेंट बॉन्ड को समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 2,7। 7 मतलब इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। देखिए, तो इसका फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, दो एटम्स लिखना। मतलब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो अभी बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दोनों एटम्स के अराउंड आपको जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर देना है। आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट या स्टार्स। मैंने डॉट और स्टार्स को दोनों को रिप्रेजेंट किया ताकि आप दो एटम्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे समझना ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो एफ एटम है वो बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट फुलफ़िल कर पाए। ठीक है, तो हमें दोनों एटम्स का जो ऑक्टेट है वो फुलफ़िल करना है। तो आप देखिए कि जो एफ एटम है उसके ऑक्टेट फुलफ़िल होने के लिए उसे और कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस शेल में उसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और उसे कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 7 है तो एक और मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट फुलफ़िल हो जाएगा। मतलब दोनों एफ एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसके साथ क्या करेगा सेकेंड एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, ले लिया सेकेंड एटम। अब देखिए ग्रीन सर्कल के अंदर देखिए वो जो फर्स्ट एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसे ले लिया, तो अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखिए इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब सेकेंड एटम का आपका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सेकेंड एटम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम के साथ शेयर किया है। ठीक है, फर्स्ट एटम के साथ शेयर किया। तो देखिए ये जो अभी रेड वाला सर्कल है उसके अंदर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि आपके जो फर्स्ट एफ एटम है, मतलब फ्लोरीन एटम है, उसका भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब इसके ऑक्टेट फुलफिल हो गए। मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ दोनों के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए दोनों एटम्स के द्वारा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना। मतलब कि एक बॉन्ड बना दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर किया जाता है दो एटम्स के द्वारा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है। उसी के नीचे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड फ्लोरीन एटम ने शेयर किया और दोनों को मिला के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स था इस एफ एटम के पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स था, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सेकेंड एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब दोनों के पास कितने, शेयर करने के बाद एक बॉन्ड बना दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे बॉन्ड बना है वो हो गया बॉन्ड पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड बनाया गया। और जो बाकी बचे जिसने बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए गिनता है कितना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 अभी लोन पेयर हो गया, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। मतलब टोटल 6 लोन पेयर हो गया फ्लोरीन F2 को बनाने में। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो क्या सारे एटम्स के बीच में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किन्हीं गिनी चुने एटम्स के बीच में होता है। और कैसे एटम्स के बीच में होता है वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है,
दिस टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। मतलब ये वैसे एटम्स के बीच में बनता है जिसका लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। इतना आपने समझ गया होगा। अब देखिए जो हमारा नोट पॉइंट है, नोट्स में क्या है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हमने आपको भी बताया कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स जिसको मिलाकर एक बॉन्ड बनाया गया उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं के कारण बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो सेकंड नोट पॉइंट है वो है लोन पेयर। अभी मैंने आपको लोन पेयर बताया, वैसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम लोन पेयर कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए अभी जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था उसमें एक बॉन्ड बना था, मतलब उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। लेकिन किन्हीं दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बन सकता है। अब बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके जो ऑर्बिटल है उसके एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण होता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में हम ओवरलैपिंग का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे की वीडियो में तब जानेंगे, ठीक है। अभी आप जान लीजिए कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, सब में आपका एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा ही, एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड सब में रहना ही है, ठीक है। और जो बाकी जितने भी बॉन्ड्स बचेंगे वो हमारे पाई बॉन्ड होंगे। देखिए जैसे सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड रहना है सब में, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में देखिए आपका एक सिग्मा बॉन्ड और जो एक बचा वो पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और जो बाकी बचे कितने, दो, वो दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होता है, ये आपने जान लिया। अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन का एग्जांपल। डबल बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड, उसके बारे में हम देखेंगे एग्जांपल। तो एग्जांपल में हमने लिया है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। 6 क्या है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही है 6, ठीक है, 6 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में, तो हम क्या करेंगे, पहले दो एटम्स को आपको पेपर पे लिख लेना है, ठीक है, दोनों एटम्स को। फिर दोनों एटम्स के अराउंड आपको, दोनों एटम्स के अराउंड जितने भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर देना है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको देखना है कि एक एटम को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों एटम्स के पास 6 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि दोनों को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो पहला ऑक्सीजन एटम है उसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो सेकेंड एटम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, सेकेंड ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किएगा उनको यूज़ कर लेगा अपने ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। फिर वो भी क्या करेगा, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसको फर्स्ट जो एटम है वो क्या करेगा, फर्स्ट एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेगा अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो रेड और ग्रीन सर्कल के अंदर आप काउंट करोगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक एटम का आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब कि उसके ऑक्टेट फुलफिल हो गए, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका एक बॉन्ड बनेगा। फिर नीचे आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिला दीजिएगा तो आपको दूसरा बॉन्ड बनेगा। मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है, तो ऊपर जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया तो एक बॉन्ड बना, नीचे हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया तो एक बॉन्ड बना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 बॉन्ड बनेगा, मतलब
2 इलेक्ट्रॉन पेयर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, इसको बोलते हैं कूपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे काउंट कीजिए लोन पेयर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 लोन पेयर हो गया, 4 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितना, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो कितने होंगे, ऑफ कोर्स 2 होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर से, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से एक आपका बॉन्ड बनता है, तो 2 बॉन्ड पेयर से बनेगा 2 बॉन्ड्स, ओके। अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, उसके लिए हम ले रहे हैं N2 का एग्जांपल, ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, मतलब आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स वो 5 है। तो जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे, मतलब बनाओगे, तो आपको क्या करना है, 2 एटम्स लिखना है। 2 एटम्स के अराउंड आपको जितने भी उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 5 है, तो 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिए, इसके भी 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको देखना है कि एक एटम को कितना और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। जब 5 है आउटर शेल में, तो उसको 3 और चाहिए ताकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए आउटर शेल में, उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए, ठीक है, ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो आप देख सकते हो कि जो पहला नाइट्रोजन एटम है उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो सेकेंड नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, उनको अपने ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए यूज़ कर लेगा। आप ग्रीन सर्कल के अंदर काउंट कर सकते हो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेकेंड नाइट्रोजन एटम ने उन जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया उनको यूज़ किया अपने ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर पाए। अब सेकेंड नाइट्रोजन एटम भी क्या करेगा, जब उससे उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको क्या किया, ये शेयर किया सेकेंड नाइट्रोजन एटम, तो फर्स्ट नाइट्रोजन एटम उनका यूज़ करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। और उसका सेकेंड ग्रीन सर्कल के अंदर देख सकते हो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। आपको मैंने बताया था कि कितना भी बॉन्ड्स हो एक सिग्मा बॉन्ड होना है, ठीक है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और जो बाकी जो बचे वो पाई बॉन्ड हो जाएंगे हमारे, मतलब 2 पाई बॉन्ड। लोन पेयर काउंट करते हैं, देखिए एक लोन पेयर यहाँ और दूसरा लोन पेयर यहाँ, मतलब टोटल 2 लोन पेयर्स। और बॉन्ड पेयर्स, ये ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, सेकेंड बॉन्ड पेयर, थर्ड बॉन्ड पेयर, तो मतलब टोटल 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, N2 में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो फिजिकल स्टेट। देखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। लेकिन जनरली जो मतलब मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करता है तो वो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और भी ज़्यादा अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करेगा तो वो सॉफ्ट सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन ये स्टेट इनका होना गैसियस, लिक्विड और सॉलिड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक फोर्स पर जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। देखिए वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। जो वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखिए जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करता है तो वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज़ करता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रेंथ है फोर्स का और भी इंक्रीज़ करता है, तो स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब वो लिक्विड में हो जाता है। और अगर आप और भी मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाइएगा तो वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स और भी बढ़ेगा, जिसके कारण स्टेट फिर से चेंज होगा और वो सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, पहले देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए फ्लोरीन आपके गैसियस स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में और आयोडीन सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में। आप यहाँ देख सकते हो एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड जाइएगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा,
उसके कारण स्टेट भी चेंज करेगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स वीक है, जिसके कारण ये गैसियस है। ब्रोमीन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो स्टेट भी थोड़ा चेंज हो गया, लिक्विड हो गया। और आयोडीन में भी सिमिलरली सॉफ्ट सॉलिड हो गया, ठीक है, वेट इंक्रीज होने के कारण। अब जानते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका डायमंड हो गया, आपको डायमंड पता है हार्डेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब कार्बोरेंडम, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब जो हैं ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दीज आर वेरी हार्ड सॉलिड। और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक्सेप्शन है लेकिन इसके कुछ कारण भी हैं कि क्यों ये कम मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी इतने ज़्यादा हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का बहुत कम होता है, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हमारा वीक वॉन्डर वॉल फोर्स एक्ट करता है। तो आपको पता है कि वॉन्डर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वॉन्डर वॉल फोर्स कम रहेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। तो वही स्टेटमेंट हमारा नेक्स्ट, ड्यू टू वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर टू लो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। कितने तरह के सॉलिड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है? तो दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बने हुए रहते हैं, ठीक है, मतलब डिस्क्रीट यूनिट्स में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है? एक पूरा 3D नेटवर्क होता है, मतलब कि सारे एटम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जैसे पहला एटम दूसरा से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, पांचवा छठा से, और ऐसे बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है एक, ठीक है। तो आप डिफरेंस दे सकते हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका डिस्क्रीट यूनिट्स में रहता है, जैसे I2 हो गया, लेकिन जो कोवेलेंट सॉलिड होता है उसका 3D नेटवर्क होता है पूरा, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यही एक रीज़न है जो अभी हमने एक्सेप्शंस कुछ पढ़ा था, क्योंकि वो हार्ड सॉलिड होता है, क्योंकि वो 3D नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है उनका, इसीलिए वो वेरी हार्ड सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर यूनिट एग्जिस्ट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो एंड हेंस सॉफ्ट सॉलिड। जब ये क्या बोल सकते हो कि अंदर का जो मतलब इनका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता मॉलिक्यूलर सॉलिड का, जिसके कारण इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन 3D नेटवर्क में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, मतलब सारे एटम्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो हार्ड सॉलिड होता है, वेरी हार्ड सॉलिड। और अब स्ट्रेंथ ज़्यादा है दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग का, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा ऑटोमेटिकली। तो वही है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे के वीडियोज़ में। डायरेक्शनल मतलब क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें चार्जेस या फिर चार्जेस का प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। किसी कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़ीरो होता है या फिर बहुत कम होता है। तो वही नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ज़ीरो और वेरी लेस। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है बहुत अच्छे से, ठीक है। एक है आपका NH3 और दूसरा है ग्रेफाइट। उनके हम कारण भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए जब आप NH3 को वाटर में डालिएगा ना, तो क्या होता है कि वो NH4+ आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पे आप देख रहे हो NH4+ आयंस का जब फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक तरह से चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ अंदर, ठीक है। और चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, NH3 in H2O shows little conductivity due to self ionization और ऑटो आयनाइजेशन। यहाँ आप देख सकते हो NH3 NH4+ आयंस बनाता है, मतलब चार्जेस जनरेट हुए आपके, ठीक है। उसी कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है NH3 जब हम H2O में डालते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के बारे में आपको पता है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के पास होता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी होता है।
आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 2s2 2p2। जब इसे आप ऑर्बिटल में फील करोगे तो ऐसे फील होता है, लेकिन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s एक्साइट हो जाता है और वो 2p के ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, 2p के ऑर्बिटल में चला जाता है। उसके बाद मात्र ये 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करता है, जो हमारा कार्बन एटम है ग्रेफाइट का। ठीक है, वो बस 3 इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्डिंग करता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री रहता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ग्रेफाइट में। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स लेयर स्ट्रक्चर इन विच वन नॉन बॉन्डिंग p इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल विथ ईच कार्बन एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। आप देख सकते हो हमारे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ग्रेफाइट में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। देखिए, आपका जो कोवलेंट कंपाउंड है वो आपका पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, पोलर कंपाउंड आपका पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, और जो आपका नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कोवलेंट कंपाउंड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो जो आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड रहेगा वो आपके पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेगा, और जो आपका नॉन पोलर कंपाउंड रहेगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।